स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का सेट 2। क्या देखने वाले हैं? सोशल साइंस का सेट 2 हम लोग देखेंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम 7/4/22 को होने वाला है। तो इसको देखते हुए, इस डेट को देखते हुए, इस तारीख को देखते हुए ये सेट तैयार किया गया है, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा है। और इसी सेट में से आप लोगों का प्रश्न रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को अनदेखा मत कीजिए। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आप लोगों का ना हो सके। ठीक है, तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसमें आप लोगों को समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, 40 मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभी पहला प्रश्न को देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? आप लोग को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखें कि कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं है तो 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। ठीक है, शॉर्ट प्रश्न में आप लोगों को पूछ सकता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है, देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा था। आर्थिक और महामंदी, कोई भी क्षेत्र में लाभ नहीं हो पा रहा था। उस समय बहुत ही मुश्किल था। और एक बात आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में प्रश्न आप लोग भले ही देखते हैं, दूसरे किताब से भी आप लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर प्रश्न को आप लोगों को समझना पड़ेगा और उसका आंसर अपने दिमाग से देना होगा। ठीक है, तभी आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, किताब पढ़ पढ़ के पूरा रट्टा मार के जाओगे और इसी को पूरी उतार दोगे तो भी दिक्कत है। इसीलिए इसको देखिए, समझिए, जो हम समझा रहे हैं आप लोगों को उसको अच्छे से समझिए, और समझने के बाद अपने दिमाग से उसको बनाते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं। जाबर कौन होते थे, उसका क्या कार्य होता था? ठीक है, जाबर कौन होते थे और उसका क्या कार्य होता था? देखिए, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्व कर्मचारी होता था। ठीक है, कर्मचारी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मचारी को जो काम करता है। ठीक है, चलिए, जाबर का कार्य क्या था? देखिए, जाबर अपने गांव से लोगों को लाता था और गांव से लाए लोगों को विश्वास दिलाता था कि उन्हें शहर में जमने में मदद करेगा। ठीक है, मुसीबत में पैसे से मदद करेगा। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अभी जीवाश्म क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण। तो हम लोग जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण हम लोग समझते हैं, कोयला होता है और पेट्रोलियम होता है। क्या क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताइए। आप लोगों को राष्ट्रीय दलों का नाम बताना है। तो एक हो गया आपका भारतीय जनता पार्टी और एक हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसका भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आप लोग कमेंट्स में बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 DEC 1885 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी BJP जिसे हम लोग कहेंगे, इसका हुआ था 6 अप्रैल 1980 में।
1980 में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को याद करना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में इसको लिखते जाइए। ठीक है, तो याद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का हो गया 6 अप्रैल 1980। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था 1885 में। ठीक है, चलिए। और अगर एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। उसका आंसर दीजिएगा एनी बेसेंट। क्या होगा इसका आंसर? एनी बेसेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। इसी तरह आप लोग को समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? वंशवाद की चुनौती इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने विचारों को लोगों के आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता नेता बनने के आसार पर खत्म होते जाते हैं। दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। मतलब जो लोगों को हम लोग नहीं चाहते हैं वही लोग ऊपर उठ जाते हैं, और जो लोगों को हम चाहते हैं वो लोग क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा वंशवाद की जो परंपरा है ये चलती आ रही है। उसका अध्यक्ष आप लोग देखिए कहाँ से कहाँ तक अध्यक्ष उसका बनते आ रहा है। ठीक है, राहुल गांधी बना, इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री बनी, सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष बनी। मतलब जो शीर्ष पद है वो किसी को वो लोग नहीं देगा, अपने से ही वो लोग रखेगा। ठीक है, तो यही होता है वंशवाद। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 6 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। वाणिज्यिक बैंक से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, या वाणिज्य बैंक का वर्णन करें। इसी तरीके से प्रश्न रहता है। ठीक है, मतलब यही प्रश्न इधर उधर करके घुमा फिरा कर आप लोगों को दे देगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाओं आदान प्रदान करता है। वाणिज्यिक मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? लेन देन होता है। पैसा हम लोग बैंक से लेते भी हैं और बैंक में जमा भी करते हैं। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है, उसके चेक या आदेश पर भुगतान आरोहण करता है। जमा का प्रयोग ऋण या निवेश के लिए होता है। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक से उधारी लेते हैं, ऋण लेते हैं, और बाद में थोड़ा थोड़ा करके वहाँ हम क्या करते हैं? उसको मिटा देते हैं, दे देते हैं, ऋण को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? ये प्रश्न आप लोग को एकदम पागल कर देगा। ये प्रश्न रहना ही रहना है। ये वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सारा प्रश्न वो आप लोग को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको आप लोग जरूर करके जाइए। प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। 100% हम कह रहे हैं। ये वाला प्रश्न जो है उदारीकरण जैसे हो गया, वैश्वीकरण हो गया, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं क्या क्या है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप लोग का बढ़िया नंबर आएगा सोशल साइंस से, मेरा पूरा उम्मीद है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ हम लोग समझेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना। इस कार्य के बहुउद्देशीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब वे अपनी इकाइयां संसार के अनेक देशों में उपस्थित करती है। मतलब क्या है कि हम लोग एक देश से दूसरे देश से हम लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करने के लिए सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। विश्व बाज़ार या पूरा विश्व जो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे देश से खरीद के लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, यहाँ से हम लोग दूसरे देश को बेचते हैं। तो यहाँ टैक्स वगैरह ये सब जो कर है ये बहुत ही कम लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे देखेंगे कार्न लॉ से आप क्या समझते हैं? कार्न लॉ से आप क्या समझते हैं? 18वीं सदी के आखिर शासकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। परिणाम स्वरूप देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहरों और उद्योगों का विकास हुआ, कृषि उत्पादनों की मांग क्या हुआ? बढ़ने लगा था। कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ने लगी थी। इसके बाद बड़े भूस्वामी मतलब ज़मींदार जिसे हम लोग कहेंगे, उसके द्वारा ये सरकार ने कार्न के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी वही उन्हें कार्न लॉ कहा जाता है। मतलब हम लोग इसे क्या समझेंगे कि उद्योगों के विकास के लिए उत्पादकों की जो मांग बढ़ी थी, उससे क्या हुआ था? कृषि उत्पादन
की जो कीमतें बढ़ने लगी थी, इसके बाद क्या हुआ, भूस्वामियों ने ये दबाव क्या किया, सरकार के ऊपर एक कानून बनाने का आदेश दिया, जिससे ये इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा। तो यही होता है, उसके खिलाफ एक कानून बना दिया, ये नहीं चलेगा, यही होता है कार्निल लॉ। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग समझ के जाइए तो आराम से लिख के आएंगे। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशियों पर पहुंच गया था। क्यों, संक्षेप में आप लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए, सूरत पर औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेज़ी से बदलती हुई परिस्थितियों में कलकत्ता और मुंबई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। मतलब सूरत जैसे मुंबई में पड़ता है ना, इधर नीचे वाला हिस्सा में, और कोलकाता इधर पड़ता है। तो ये आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, कहाँ मुंबई, कहाँ कोलकाता, कहाँ सूरत। देखिए ये भारत हो गए जैसे तैसे, ठीक है, समझने के लिए यही काफ़ी है। तो कोलकाता हो गया आपका यहाँ, गुजरात हो गया यहाँ सूरत, यहाँ हो गया आपका मुंबई। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं क्या हुआ। यहाँ नए कलकत्ता और मुंबई नए उद्योग केंद्र के रूप में उभरे। ये मुंबई और ये कलकत्ता, यहाँ एम और यहाँ के कलकत्ता, और यह सूरत एस जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आया अभी? चलिए, इसके क नंबर वाला हम लोग देखेंगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों में कोई तरह के क्या किए, रियासतें हासिल की, और उनके बाद उन्होंने व्यापार पर इजाज़दारी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए ख नंबर में देखते हैं। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। हुगली तो आप लोग जानते ही हैं, हुगली जो कलकत्ता जो हावड़ा ब्रिज के सामने है, यही हुगली होता है। ठीक है, और इधर से ही अंग्रेज़ लोग घुसे थे हमारे इंडिया में, ठीक है, भारत में। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई, और नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। ठीक है, चलिए गाँव में देखेंगे हम लोग। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह मुंबई और कलकत्ता बनी। कहाँ कहाँ बनी? तो इस तरीके से ये इंडिया हो गया। तो यहाँ हो गया आपका कलकत्ता, यहाँ हो गया आपका कलकत्ता, और यहाँ हो गया आपका मुंबई। ठीक है तो ये दोनों जगह क्या हो गया, का बढ़ता महत्व जो है, औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का भी संकेत यहाँ हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे इस प्रश्न को देखिए। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र का वर्णन करना है, यह नाम लिखना है। कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। ठीक है, आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। वही कुल उत्पादक के 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। शेष जो भाग है 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। शेष भाग आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का प्रकार हम लोग झारखंड में देखेंगे। झारखंड में क्या है, प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, ये हमारा झारखंड में मिलता है। सबसे बहुत फायदेमंद वाला जो कोयला है ये हम लोगों के झारखंड में मिलता है। खम देखिए, मध्य प्रदेश प्रमुख क्षेत्र क्या है, उमरिया और सोहागपुर, ये 2 क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में देखिए प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या है, कोरबा और अंबिकापुर, 2 जगह में है। ओडिशा में क्या है, प्रमुख कोयला क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। तो लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। ठीक है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं।
कोई भी सरकार गड़बड़ी करता है, कोई भी कहीं भी गड़बड़ी होता है लोकतंत्र में, तो राजनीतिक दल का ही उसमें भूमिका रहता है, उसको ही हम लोग दोषी मानते हैं, क्योंकि वही सब करता है। ठीक है, अतः चुनौतियों का सामना करने के लिए, दलों का सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, क में हम लोग देखेंगे अभी, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, उन्हें इसे मानना होता है। मतलब हम लोग क्या समझे, कोई संविधान हम लोग संशोधन करना चाहते हैं, करेंगे, तो इसमें अगर क्या होता है, बदलाव होता है, तो ये विधायक, सांसद, इन्हीं लोगों के द्वारा ये सारा चीज़ होता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। क्या आदेश जारी किया है देखिए, उच्चतम न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, पैसे के अपराधियों को जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए क्या किया है देखिए, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवारों को एक अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे अपराधियों का मामला ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। जब हम लोग क्या करेंगे, उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे मैदान पर, तो हम लोग को एक क्या करना होता है, एक शपथ पत्र पर, ठीक है, एक इस तरह का शपथ पत्र होता है, उसमें लिखा रहता है सब कुछ कि हमारा इतना ज़मीन है, 2 नंबर में हमारा इतना रुपया है, हमारा इतना बैंक बैलेंस है, हमारा इतना ज़मीन है, मेरा इतना गाड़ी है, सब कुछ मतलब इसमें रहता है। ये आदेश जारी किया है ताकि उसका कितना कुछ है ये पता लग सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। ठीक है, राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दे और दलों के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, उसको देना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाकर जैसे आंदोलन और मीडिया आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। ठीक है, अगर ये सारा नियम लागू होगा तो लोकतंत्र जो है मजबूत बनेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग 12 नंबर वाला प्रश्न को अभी देखेंगे। 12 नंबर वाला प्रश्न क्या है देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। वैध सरकार ऐसी सरकार होती है जो निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करनी है, अर्थात प्रतिमानों तथा सही कार्यप्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है और क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिए जाए, इसे पारदर्शिता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया है, जो लोगों को यह जानने का अधिकार देता है और सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है और यह वैध शासन व्यवस्था इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विचार प्रति समर्थन का भाव रखा है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर में प्रश्न जो है दिया हुआ है विकास की भूमिका। हम लोग विकास ऋण की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। तो इसमें विकास में ऋण की भूमिका क्या है। विकास में हम लोग विकास करना चाहते हैं तो ऋण हम लोग को लेना जरूरी है। ऋण लेंगे तो हम लोग विकास भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, विकास आसानी से कर पाएंगे। ऋण का मतलब पैसा उधार लेना। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी, जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता है वो ऋण लेकर अपना काम चलाता है। पहले बताया हमने। देश के विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जरूर विकास के लिए ऋण जरूरी होता है। ऋण ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता भी करता है। ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए सहायता से लोग अपने घर का भी निर्माण कर सकते हैं और आने जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकते हैं। ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में आसानी हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग और भी प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। छोटा छोटा प्रश्न दिया हुआ है। ऋण देखिए, ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान, कब हम कितना दर से ले रहे हैं,
कितना हम ले सकते हैं या दे सकते हैं बाद में, आवश्यक कागजात क्या क्या हम लोग को प्रूफ देना होता है और ऋण लेने के लिए, भुगतान हम कितने कितने करके भुगतान करेंगे, मतलब देंगे, ये सारा तरीका जो है सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें हम लोग उसी को ही कहेंगे। कोई भी हम लोग लेंगे तो उसका कितना दिन रखेंगे, कितना साल में कितना परसेंटेज देना होगा, कब कब हम उसको भुगतान करेंगे, इसी के लिए एक कागजात होता है। इस कागजात में सब कुछ क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और इसी तरीके से लिखा जाता है। और लिखने के बाद क्या होता है, ये यही होता है, मतलब उसका शर्त जिसे हम लोग कहेंगे क्या होता है, शर्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्यवस्था दूसरी ऋण व्यवस्था से काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रति पर भी निर्भर होता है। जो लेने वाला और देने वाला दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण हम लोग को देना है। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों जैसे रेलवे, भाप के जहाज़ों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यातायात के विभिन्न साधनों जैसे कि तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ, हल्की बघंडियों, बड़े आकार के जलापोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर के बाज़ारों में कम लागत पर आसानी से पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है चलिए, रेफ्रिजरेटर की तकनीकी युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीज़ों, मांस, फल आदि लंबी यात्रा में लाया ले जाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर का आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वो फ्रिज होता है, अभी समझ में आया, फ्रिज। इसमें एक बॉक्स रहता है, इसमें अंदर में हम लोग सब कुछ मांस वगैरह, सब्जी वगैरह डाल के रखते हैं, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम लोग वहाँ रख सकते हैं, और वही चीज़ हम लोग निकाल के बाद में खाते हैं। वो जैसे कि तैसे ही लगभग रहता है। ठीक है, और इसी चलते हम लोग जहाज़ पर एक जगह से दूसरी जगह 2-3 दिन से हम लोग उसको ले जा रहे हैं या ला भी रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी प्रश्न को देखेंगे अभी। चलिए 16 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। 16 नंबर वाला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का व्याख्या करिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार प्रश्न आ रहा है। राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका, कार्य क्या है, देखिए। पहला हो गया चुनाव लड़ना, 1 नंबर पॉइंट क्या है, चुनाव लड़ना। एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से ही आप लोगों को लिखना है। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों को द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। हर एक आदमी, हर एक लोग चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं और जितना भी चाहते हैं, और जितने के बाद उसका दबदबा बनाना चाहते हैं, नियम लागू करना चाहते हैं, उसका जो मनोभाव है उसको वो अपने देश में लागू करना चाहते हैं। ये एक प्रकार का मनोभाव है। ठीक है, चलिए, सरकारी नीति को दिशा निर्देश, ये इसी तरीके से पॉइंट देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कामकाजों को दूसरी ओर से सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में बताता है या पता चलता है। कानून निर्माण, राजनीतिक दल वो क्या करता है, राजनीतिक दल कानून भी निर्माण करता है। ठीक है, राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है। इसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। ठीक है, जितना सारा पॉइंट दिया हुआ, आप लोग इस पॉइंट को छोड़िएगा मत, आराम से इसको लिखिए। देखिए, ये सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन, इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ। उसके बाद लिखा कितना गया है, थोड़ा सा देखिए। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सहायता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है, सही बात है, तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वित करता है। जब वो सरकार बना लेते हैं तो वो क्या करता है, अपना दबदबाव वहाँ बनाए रखना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। अब देखें हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरे देशों में किस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार की उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो देखिए किस प्रकार का होता है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों अनेक प्रकार के अपना उत्पादन स्थापित करती है या उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। वैसे स्थानों पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करती है जो बाजार में बिल्कुल निकट आती है। वे स्थानों को चुनौती है कि जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और
मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। मजदूर क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं। वो ऐसे स्थानों में अपने केंद्र स्थापित करेगी जहां उन्हें उत्पादन के अन्य साधनों के कारक भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे अच्छी सड़कें और बिजली। ये दोनों, कोई भी कंपनी हम बनाने जाएंगे तो अच्छी सड़कें और बिजली और पानी, ये तीनों चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे स्थानों या राज्यों के अपने नियंत्रण केंद्र खोलने जहाँ की स्थानीय सरकारें उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आश्वासन देगी। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग उसका बाकी जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को ही हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों में मिलकर काम शुरू कर देती है ताकि उन्हें योग्य और तजुर्बेकार स्थायी मिल सके। कोई बार बहुराष्ट्रीय कंपनी कुछ स्थानीय कंपनियां की खरीद लेती है ताकि काम को बढ़ाए देने में आसानी हो, और कोई बार यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न कलपुर्जे स्थानीय औद्योगिक इकाई से तैयार करवा लेगी और उन्हें जोड़कर मोटर कार आदि तैयार करने का काम स्वयं संभाल लेगी। ठीक है। इस प्रकार समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों अलग अलग ढंग से अपना कर निर्माण इकाइयों स्थानीय आदि लेगी यदि उनका लाभ कमाने का धैर्य पूरा हो जाए। ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि निर्वाह। देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का क्या है? प्रारंभिक शुरुआती में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, यह एक प्रकार की कृषि है जो भूमि के छोटे टुकड़े पर आदमी कृषि औजार द्वारा लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाले छोड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। आरंभिक निर्वाह कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन करता है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, कम में देखिए इसकी विशेषता दिया हुआ है। यह पुरानी तकनीकी तथा परंपरागत औजारों का प्रयोग करता है। यह खेती छोटे छोटे खेतों में की जाती है तथा किसानों के आसपास अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई जोतें होती है। ठीक है। अधिकतर किसान गरीब होते हैं तथा वे उर्वरक तथा अच्छी फसल लेने वाले उम्मीदवारों का प्रयोग नहीं करते हैं। कुल मिलाकर उत्पादनकर्ता कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। अब आएंगे हम लोग एक प्रश्न आप लोगों को बता दें, ये 19वां नंबर प्रश्न है। इसमें आप लोग को 5 मार्क मिलने वाला है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। सभी सेट से एक एक आप लोग को मिलेगा और लगभग वही सेट से इधर उधर करके वो लोग पूछ देगा। ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है? देखिए, हजारीबाग, अजमेर, लोहा इस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु, ये तीनों 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ लिखना है। 5 में से हम लोग को 5 अंक प्राप्त होगा। 5 मार्क्स हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है। चलिए, पहले देखिए हम लोग देखेंगे 1 नंबर जो है ये अजमेर है। 1 नंबर वाला जो है अजमेर है। ठीक है। ये 2 नंबर है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग। ठीक है। ये हो गया आपका चौथा नंबर हो गया विशाखापट्टनम। ये हो गया विशाखापट्टनम। ठीक है। और क्या क्या था? लोह अयस्क क्षेत्र जो है हो गया विशाखा। मंगलुरु हो गया। मंगलुरु देखिए, हजारीबाग हो गया, मंगलुरु है इधर। 5वां नंबर में मंगलुरु है। ये मंगलुरु, ये हो गया आपका मंगलुरु। ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है, सॉरी कर्नाटका में पड़ता है। महाराष्ट्र तो ये वाला महाराष्ट्र है। ठीक है। और तीसरा नंबर वाला क्या है? तीसरा नंबर वाला हम लोग देखेंगे मंगलुरु हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, लोह अयस्क क्षेत्र हो गया। ये लोह अयस्क क्षेत्र होगा। क्या होगा? लोह अयस्क क्षेत्र होगा। ये लोह अयस्क क्षेत्र होगा। ठीक है। हजारीबाग तो यहाँ हो गया झारखंड में, तो ये एक ही बचा है, तो ये क्या होगा? लोह अयस्क क्षेत्र इसका आंसर होगा 3 नंबर वाला। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पूरा इसको कंप्लीट देखें। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा एकदम ज़रूर से। और जो MCQ हम करा रहे हैं, इस MCQ का आंसर जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा SST का, सोशल साइंस का, उसके बाद जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसी समय हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक उसका आंसर जो है MCQ का बनाकर भेज देंगे ताकि
आप लोगों को उसमें मदद मिल सके और कितना मिला है ये आप लोग जान सकते हैं। तो इसी सब कुछ जानने के लिए इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, तभी ये सारा चीज़ का लाभ जो है आप लोगों को फ्री में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो कैसे मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग अपने दोस्तों को कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इतना समय बैठे रहें, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत